हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं फिर से आपका रंजीत कुशवाहा, फिजिक्स टीचर। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पिछले हम लोगों ने क्लास में बहुत सारी चीज़ें जानी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित आवेश के बारे में। जैसे कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं पिछले क्लासों में, थोड़ा सा फटाफट हम लोग 2 मिनट में उसको रिकैप कर लेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर जो जो भी हमारा पार्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या जान चुके हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं। सबसे पहला कि आवेश जो है हमने जान चुके थे कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश और दूसरा जो है वो ऋण आवेश। दो प्रकार के आवेश जो होते हैं वो होते हैं, एक धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है। फिर ये भी हम लोग जाने थे कि आवेश जो है एक अदिश राशि है, और अदिश होने का भी उसका गुण है कि आवेशों को हम लोग आसानी से अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, उसको हम लोग बीजीय रूप से उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवेश का द्रव्यमान से संबद्ध होने का क्या मतलब है? आवेश का द्रव्यमान से संबद्ध होने का मतलब है कि आवेश किसी द्रव्यात्मक कण पर ही हो सकता है। ठीक है, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है। यानी कोई भी, यानी अगर आवेश किसी भी वस्तु पर किसी भी पार्टिकल द्वारा कैरी हो रहा है तो डेट मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अगर किसी वस्तु का या किसी कण का द्रव्यमान नहीं है तो उस पर आवेश भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो द्रव्यमान जो आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होता है, इसका यही तात्पर्य है। दूसरा हम लोगों ने यह भी जाना था कि आवेश का SI मात्रक जो है वो कूलम्ब है, और आवेश की जो बीमा है वो AT है। इसको भी हम लोगों ने निकाला था करंट के फॉर्मूला से। नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वो आवेशों की मौलिक इकाई उसको हम लोग कहते हैं। क्योंकि जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उस फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो इस पर जो आवेश की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, उस आवेश की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को हम लोग आवेशों की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। और उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मैग्नीट्यूड के रूप में इलेक्ट्रॉन पे ये आवेश का जो परिमाण है वो ऋणात्मक रूप में होता है, और प्रोटॉन पे जो है ये धनात्मक रूप में उतना ही अमाउंट में होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हम लोग बताए थे आपको कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग इसको यूज भी करेंगे। तो ये चीज है। हम लोग ये भी जाने थे कि जब किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मूविंग पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो मूविंग पार्टिकल नहीं है। अगर किसी वस्तु पर अगर हम आवेश दे रहे हैं, या किसी वस्तु को ऋण आवेशित कर रहे हैं या धन आवेशित कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मूवमेंट जो होता है या ट्रांसफर जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का कोई मूवमेंट या कोई ट्रांसफर नहीं होता है। यानी अगर एक वस्तु है, अगर इसको हमको निगेटिवली चार्ज करना है तो डेट मीन्स कि इस पर हम इलेक्ट्रॉन देंगे। और कोई वस्तु दूसरी वस्तु है, अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसका मतलब है कि उस पर से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो प्रोटॉन का ट्रांसफर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूविंग पार्टिकल है और उसी का हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चीज भी हम लोग जाने थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आवेश के गुण के बारे में भी पढ़े थे कि आवेश जो है इसके क्या क्या गुण है। जैसे कि आवेश के गुण में सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल पाया जाता है। ये चीज हम लोग जाने थे कि सजातीय आवेश डेट मीन्स की सजातीय आवेश का मतलब क्या हो गया कि एक सजातीय आवेश का मतलब क्या हो गया कि दोनों या तो धन आवेश हो या दोनों ऋण आवेश हो तो उसको सजातीय आवेश कहेंगे। एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो तो उसको विजातीय आवेश कहेंगे। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का गुण होगा और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का गुण होगा। ये चीज भी हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों का बीजीय योग होता है। यानी आवेशों का एक गुण होता है उसकी योज्य प्रकृति। यानी आवेश जो होते हैं किसी भी निकाय में बहुत सारी अगर बॉडी है तो बहुत सारा आवेश उस पर बहुत सारे बॉडी पर अलग अलग आवेश है।
तो उस निकाय का टोटल आवेश जो होगा वो क्या होगा, तो जो भी वहां पर अलग अलग वस्तुएं हैं उन सभी के आवेशों का बीजीय योग हम कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वस्तु है उस पर रुक रुक करके कई बार हम आवेश दे रहे हैं, कभी धन आवेश, कभी ऋण आवेश, कभी कुछ कुछ ऐसे आवेश दे रहे हैं, तो उस पर नेट आवेश क्या होगा, तो जितने भी आवेश उस पर दिए गए उसका हम बीजीय योग कर लेंगे तो उस पर नेट आवेश हमारा निकल जाएगा। तो यानी इसका अर्थ है कि आवेश अदिश होने के कारण उसका हम बीजीय योग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वियुक्त निकाय का या वस्तु का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसको हम लोग कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। यानी कोई भी वियुक्त निकाय या विलगित निकाय भी, उसको हिंदी में विलगित निकाय कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड बॉडी कहेंगे। यानी एक ऐसी बॉडी जिसका प्रभाव सराउंडिंग्स पे ना पड़े और सराउंडिंग्स का प्रभाव उस बॉडी या उस सिस्टम पर ना पड़े, तो वैसे सिस्टम को या वैसे बॉडी को हम लोग वियुक्त निकाय या विलगित निकाय कहेंगे। और उसका आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा नियत रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय के आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका नाश कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तीसरा और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आवेश जो होते हैं वो क्वांटमीकृत होते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश हम देते हैं वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का या आवेशों की एक मौलिक इकाई जो होती है उस आवेश का हमेशा पूर्णांकी गुणज होता है, हमेशा पूर्णांकी गुणज, जितना भी आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांकी गुणज होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश की मौलिक इकाई कही जाती है। तो जितना भी आवेश होगा आवेशों के ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांकी गुणज होगा, और उसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में हम लोग लिखा था Q इज इक्वल टू NE। एन जो हो गया वो पूर्णांक संख्या हो गई, और ई जो हो गया आवेशों की मौलिक इकाई यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हो गया, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो इतना चीज हम लोग पीछे क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, और अब इसी आधार पर जो हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला प्राप्त किया Q इज इक्वल टू NE, इसी के आधार पर हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम थ्योरी समझ में आ जाता है, पढ़ भी लेते हैं, बट हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो न्यूमेरिकल नहीं बनने के बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या चीज, थ्योरी हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना, और प्लस साथ साथ आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जोड़ घटाव गुना भाग करने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, ताकि फटाफट आप गुना कर सके, डिवाइड कर सके, रूट निकाल सके। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करते हैं, बट थोड़ा सा इसमें ये चीज होता है कि हम वहां पर थोड़ा सा कुछ ये विशेष फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। मैथमेटिक्स के साथ साथ हम लोग फिजिक्स के भी कुछ फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो फिजिक्स के फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा फिजिक्स के जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो थ्योरी या फॉर्मूला थोड़ा तो याद होना ही चाहिए, और उसकी तो जरूरत हमको है ही, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमको थोड़ा सा आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल हमारा इजी वे में बनेगा। तो आप फिजिक्स में जो भी, जैसे हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया Q इक्वल टू NE, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या अभी तक जो पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, और आपको न्यूमेरिकल बनाने में मजा भी आएगा, आपको न्यूमेरिकल बनाने की आदत भी पड़ेगी, और आप इसको दोबारा फिर अपने घर पर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश देने के लिए उस पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, सब फिर से समझिए कि एक वस्तु है, 1 कूलम्ब आवेश देना है। ठीक है, तो उस पर 1 कूलम्ब आवेश देना है तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना होगा। तो 1 कूलम्ब आवेश देना है, दैट मीन्स कि उस पर इलेक्ट्रॉन हमको स्थानांतरित करना। अब एक चीज और यहाँ पर है कि 1 कूलम्ब का अगर हमको धन आवेश देना है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, और 1 कूलम्ब का अगर उस पर ऋण आवेश देना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये दो चीज ध्यान रखना है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना है। ठीक है, और 1 कूलम्ब आवेश है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डेट, सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेट। तो गिवन डेट हम पाते हैं यहाँ पर कि चार्ज दिया हुआ है कितना, 1 कूलम्ब का, यानी 1 कूलम्ब हमको उस पर चार्ज देना है। ठीक है, और फिर क्या है कि उस पर से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, कितना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है कि कितना इलेक्ट्रॉन हमको हटाना है। ठीक है,
तो इसके लिए अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़े क्वांटाइजेशन का, Q इजिकल टू एन ई, इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से हमको n का मान निकालना है। तो n के लिए अगर हम लिखे फॉर्मूला तो हो जाएगा Q बटे E, आसानी से। अब यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 1 कूलम, और E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब इसमें आसानी से हम डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर कुलम से हमारा कुलम कट जाएगा, ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 1.6 से हमको डिवाइड करना है, और ये हो गया +19, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 1 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको एक डिसिमल प्लेस हम और आगे बढ़ाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पोजीशन हम डेसिमल का पोजीशन हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर किसी वस्तु पर अगर आप 1 कूलम्ब का चार्ज देना चाहते हैं तो दैट मीन्स कि उस पर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उस पर से या तो हटाने पड़ेंगे या उसको देने पड़ेंगे। यानी अगर हम उस पर 1 कूलम का निगेटिव चार्ज देना चाहते हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन्स उस पर देना पड़ेगा, और 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं तो इतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उस पर से हमको रिमूव करने पड़ेंगे। तो 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं, और इसको आप देख सकते हैं 10⁻18 के ऑर्डर का है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक है, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स उसको हम वहां पर ट्रांसफर करेंगे, तब जाकर के 1 कूलम्ब चार्ज हम वहां पर दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसलिए ये वैल्यू फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, आवेश से ही। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पिंड से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड की दर से इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है, उस पर 1 कूलम का धन आवेश देने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर हमको टाइम कैलकुलेट करना है कि अगर किसी पिंड पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकेंड की दर से हटाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो उस वस्तु पर से 10⁻9, यानी इलेक्ट्रॉन हटाने का जो रेट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हटाने का रेट कितना है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, यानी इस रेट से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हटाया जाता है उस पर से। तो ये दर जो है वो बहुत अधिक है, बहुत कम, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत कम है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बहुत होता है। तो अगर इतना इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकेंड हम हटाते हैं तो 1 कूलम्ब आवेश उस पर जनरेट करने में, या धन आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो उस पर धन आवेश ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो धन आवेश उस पर उत्पन्न होता है। तो अगर 1 कूलम्ब का धन आवेश अगर उस पर हम देना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि 1 कूलम्ब के लिए, कि अगर हम 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। 1 कूलम्ब आवेश के लिए जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, 1 कूलम्ब आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी n इजिकल टू, अभी हम लोग निकाला है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर उस वस्तु पर से अगर हम हटाएंगे तो हम 1 कूलम्ब का आवेश उस पर उत्पन्न कर पाएंगे, या धन आवेश उस पर हम दे पाएंगे। तो अब इतना इलेक्ट्रॉन्स हमको हटाना है, और 1 सेकेंड में हम कितना हटा रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकेंड। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में हमको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टाइम हमको निकालना है। ठीक है, यानी 1 कूलम्ब आवेश देने में लगा समय, तो 1 कूलम्ब आवेश देने में कितना समय लग जाएगा। तो टोटल हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हटाना है 6.25
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और रेट क्या है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकेंड। इस दर से इलेक्ट्रॉन उस पर से हम रिमूव कर रहे हैं और इतना इलेक्ट्रॉन्स हमको रिमूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला कैंसिल हो गया, और ये सेकंड जो है वो बटे का बटा है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। और अगर हम इसमें 6.25 10⁻9 को ऊपर ले करके माइनस करेंगे तो 10⁻18 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यानी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब ये जो टाइम है वो सेकंड में है, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये टाइम हुआ कितना। सेकंड में तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन टाइम वास्तव में हुआ कितना, मिनट में, घंटा में थोड़ा रहता है या दिन में होता है तो पता चल जाता है। अब सेकंड में है तो इतना कैलकुलेशन थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है। तो इस टाइम को हम थोड़ा सा कुछ और चीजों में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि अगर हम 1 ईयर को अगर हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना हो 1 ईयर को, तो 1 ईयर में, एक साल में कितने दिन हो जाएंगे 365 दिन। और 365 दिन को अगर हमको घंटा में बदलना हो तो उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक साल सेकंड में इतना वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम इसको निकाले कैलकुलेट करें तो ये लगभग जो होगा 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड के आसपास होगा। अप्रॉक्स वैल्यू लगभग यही होती है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, लगभग ये वैल्यू हमको मिलेगा वहां पे। दैट मीन्स कि एक साल में 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड हमारा होगा। तो हमारे पास टाइम कितना है 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो अगर इस सेकेंड को इस टाइम में अगर हम इस टाइम से डिवाइड कर दें तो ये जो 1 कूलम्ब आवेश को देने में जो लगा टाइम है वो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग ईयर में थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए रिक्वायर्ड टाइम यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड अपॉन 3.15 इंटू 10⁻7, ठीक है, और ये हो गया सेकेंड। तो ये जो होगा इससे अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में कि इतना सेकेंड से इस टाइम में। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप यहाँ से मोटा मोटी अंदाजा लगा लीजिए, जैसे ये ऊपर में 6.25 और नीचे में 3.15, तो 3.15 से लगभग ट्वाइस है 6.25, थोड़ा सा कम होगा, तो 2 ना मान करके हम इसको लगभग 1.98 मान लेते हैं। और इस ऊपर में ये जाएगा, ये 10⁻7, तो 9 में से माइनस हो गया तो 10⁻2, तो इस प्रकार से ये ईयर्स में इतना हो जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स में इक्वल तो नहीं बट अप्रॉक्स में ऐसे लिख सकते हैं 198 ईयर्स, 198 ईयर्स इसको हम लिख सकते हैं। यानी अगर किसी भी बॉडी को अगर हम 10⁻9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड की दर से अगर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं या उस पर से रिमूव कर रहे हैं तो 1 कूलम्ब चार्ज को देने में लगभग हमको 198 ईयर्स यानी लगभग 200 वर्ष कह सकते हैं कि लगभग 200 वर्ष हमको लग जाएगा इस रेट से देने में। दैट मीन्स कि हम इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है ये समझना कि 1 कूलम्ब चार्ज होता है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, और जो 1 कूलम्ब में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 6.25 इन 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे चार्ज को देने में अगर इस रेट से दिया है तो बहुत समय लगेगा। अगर एक रेट बढ़ा दे 10⁻9 की जगह पर 10⁻10 कर दे तो भी लगभग 20 ईयर्स हमको टाइम लगेगा। अगर 10⁻11 कर दे तो भी लगभग हमको लगभग 2 साल समय लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन का उद्देश्य यही है कि 1 कूलम्ब चार्ज आप ये समझ सके कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको जरूर एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए अपने कॉपी पे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्यूशन भी है, आप इसको देखिए और एक बार इसको जरूर लिखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा,
एक कप जल में धन आवेश एवं ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए मिलेगा। सिंपली जैसे कहा जाए कि आवेश, हम आवेश आवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहा जाए किसी सब्सटेंस में किसी कोई भी मात्रा दे दी गई पदार्थ की, कहा जाए कि इसमें बताओ कितना धन आवेश हुआ कितना ऋण आवेश हुआ, तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत एक टिपिकल एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप ये किसी भी सब्सटेंस पे लागू कर सकते हैं। एक कप जल है, आप एक कप कुछ भी और ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं या कोई भी चीज ले सकते हैं, और उसमें आवेश की मात्रा, धन आवेश की मात्रा, ऋण आवेश की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। मेथड जो होगा हमारा सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा क्या, यहाँ पे जल है, ठीक है। तो जल है तो जल का अणु सूत्र भी होगा, जल का अणु सूत्र। तो जल का अणु सूत्र क्या हो गया, H2O, ठीक है। और अणु सूत्र होगा तो इसका अणु भार भी होगा, वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अणु भार। क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 ये हो गया हाइड्रोजन का, और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16। तो इस तरह से टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। यानी जिस हम पदार्थ की यहाँ पर बात करें वो जल है, और जल का अणु भार हो गया 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम यहाँ पर जल है। अब सॉरी 18 ग्राम उसका अणु भार है। अब यहाँ पे कह रहा है उसकी मात्रा कितनी कह रही है जल की, 1 कप। अब 1 कप में हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। हम यहाँ पर 1 कप जल का मतलब 250 ग्राम मान करके चल रहे हैं। यानी 1 कप जल मान लेते हैं कि 1 कप जल यानी 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम वाटर को हम 1 कप मान रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब ये जल का अणु भार 18 ग्राम है, जल की जो मात्रा वो 250 ग्राम है। तो अब हम यहाँ पर जल का जो दिया गया मात्रा है उसमें हम इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 250 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी जो मात्रा होती है 250 ग्राम, उसमें हम 18 ग्राम यानी उसके अणु भार से भाग कर देंगे, तो ये जल के मोलों की संख्या निकल जाए। जितना भी क्वांटिटी में जल दिया गया है तो उसमें उसके अणु भार से भाग कर देंगे तो उससे मोलों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, कि इतना मोल जल का है। अब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, लास्ट में हम एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे। अब एक मोल में, एक मोल, एक मोल में, यहाँ पे ऐसे करते, एक मोल में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। तो एक मोल में जल के अणुओं की जो संख्या होती है उसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। उसको हम लोग Na से लिखते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और उसका मान होता है 6.02 × 10⁻23, ठीक है। यानी एक जल के एक मोल में, या किसी भी, आप ये एवोगाड्रो नंबर जो सिर्फ जल के लिए नहीं, कोई भी अगर पदार्थ है उसका एक मोल अगर हम ले रहे हैं, तो अगर सपोज करो कोई अगर वो तत्व है, जैसे एलिमेंट है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो प्योर एलिमेंट है तो उसमें उतने परमाणु होंगे, यानी 6.02 × 10⁻23 इतनी संख्या में उसमें परमाणु होंगे। और अगर वो मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि कोई यौगिक हो गया, जैसे जल हो गया, ठीक है। तो जल हो गया तो जल का सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो उसका अणु होता है। तो अगर जल का एक मोल लेंगे तो उसमें जल के 6.02 × 10⁻23 उसके अणु हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर होगा अणु का परमाणु, बट संख्या वही रहेगी। तो जल के एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है, लेकिन हमारे पास 250 ग्राम जो जल है उसमें मोलों की संख्या कितनी हमने निकाली है, 250/18। तो इस प्रकार से इस 250 ग्राम जल में टोटल उसमें अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, कौन से अणु, यानी जल के अणुओं की संख्या। तो जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये जो 250 ग्राम जल है तो 250/18 इतने मोल हो गए, और एक मोल में हो गया 6.02 × 10⁻23। तो इतने इसमें अणुओं की संख्या निकल गई। यानी ये इतना एक जल में, सॉरी 250 ग्राम जल में इतने जल के अणु हो जाएंगे। अब एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल के एक
अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जल का फिर हम आते हैं जल के सूत्र पर H2O, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी दो हाइड्रोजन में प्लस 8 ऑक्सीजन में, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। तो ये जो जल के एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन जल के अणुओं की संख्या कितनी है ऊपर जो निकाले हुए हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 250 भागे 18, 6.02 10⁻23 और इसमें 10 से गुना, यानी एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे अणु हैं उसमें 10 से गुना कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस में इतना आवेश हो गया। तो जल में 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में कुल ऋण आवेश, कुल ऋण आवेश, तो कुल ऋण आवेश कितना हो जाएगा? तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250/18 गुने 6.02 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये आपका निकल गया 250 ग्राम जल में कुल ऋण आवेश की मात्रा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो कुल जल के 250 ग्राम जल में ऋण आवेश का मान इसमें निकल जाएगा। और जितना आपका मान आएगा, तो चूंकि हम पढ़े हुए हैं कि जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश भी होता है, या जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश भी होता है। तो जितना भी आपका ऋण आवेश होगा वही आपका धन आवेश भी होगा, यानी 250 ग्राम जल में जितना ऋण आवेश आएगा उतना ही आपका धन आवेश का मान भी आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम आप पर छोड़ते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके और जरूर इसको कमेंट्स में इसका आंसर आप बताइएगा कि सर इतना इसका आंसर आया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ, यानी हम इसमें 250 ग्राम जल में हम धनावेश और ऋण आवेश का मान ज्ञात किए। ये आप किसी भी अन्य पदार्थ के लिए भी आप करके और सेम मेथड से आप उसमें भी धनावेश और ऋण आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आवेश के स्थानांतरण से है। आवेश के स्थानांतरण से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। यानी ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े को हम रगड़ रहे हैं, तो पॉलीथीन के टुकड़े पर जो है इतना का ऋण आवेश पाया गया। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना के आवेश से आवेशित पाया, यानी ऋण आवेश किस पर उत्पन्न हुआ? पॉलीथीन के टुकड़े पर। तो जब उसको रगड़ा गया तो पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना का ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। तो कह रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ। तो जो धन आवेशित हुआ और एक हो गया ऋण आवेशित, तो ऊन जो है ऊन और दूसरा हो गया पॉलीथीन। ठीक है, तो ऊन और पॉलीथीन, तो पॉलीथीन चूंकि ऋण आवेशित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो ऊन से पॉलीथीन पर हो रहा है, क्योंकि जो ऋण आवेशित होगा उसी पर ना इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो पॉलीथीन ऋण आवेशित हुआ, इसका मतलब कि पॉलीथीन जो है वो पॉलीथीन जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर ट्रांसफर हो रहा है। पहला चीज ये क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ इतना कूलम्ब का आवेश उस पर देने में। ठीक है, अब इतना कूलम्ब का आवेश, तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है
कि आवेश, तो आवेश का मान क्या लिखेंगे, Q बराबर 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सबसे पहले यहीं पर दिक्कत होती है, बच्चे ये लड़के ने समझ पाते हैं कि सर इसमें आवेश कौन सा है। अगर आपको ऐसे पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आवेश को आप मात्रक से समझ लीजिए, जिसके भी मात्रक में कुलम्ब लगा हुआ है इसका मतलब कि वो आवेश है। ठीक है, तो उस आवेश को लिखिए, और आवेश को लिखने के लिए हम Q का उपयोग करते हैं, तो Q बराबर 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम्ब, यह आवेश हो गई, और इसकी पहचान हम यहाँ पे कर लिए कि इतना आवेश उस पर दिया गया है। अब इस आवेश को देने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना उस पर ट्रांसफर किया गया, उस ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान हमको ज्ञात करना है। तो फिर हमारा जो पहला दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा था, तो फिर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को अब हम यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम का उस पर ऋण आवेश दिया गया, तो माइनस में भी आप इसको लिख सकते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से सूचित हो रही है, तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E। सिंपल सा फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम Q का मान रख देंगे -3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। और चूंकि अब हम यहाँ पर ऋण आवेश को ऑलरेडी माइनस पे लिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको भी हम लिख लेंगे माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या अब यहाँ पर निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूला में से वैल्यू पुट किया, कुलम से कुलम हमारा कट गया और माइनस से माइनस कट गया। अब 3/1.6 और इंटू 10⁻, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, और +19 में से 7 निकल गया तो ये हो जाएगा लगभग 12। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होंगे। यानी अगर उस वस्तु पर पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना कुलम का आवेश अगर हम दे रहे हैं, तो डेट मीन्स कि इतने इलेक्ट्रॉन्स उस पर हम स्थानांतरित करेंगे। तो ये हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान स्थानांतरण भी होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो क्या इस दौरान उसके द्रव्यमान में भी स्थानांतरण होगा, उसका द्रव्यमान भी बदलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन गया तो क्या वो अपने साथ अपना द्रव्यमान भी ले गया। तो जवाब है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको पहले बताया कि आवेश जो है वो द्रव्यमान से संबद्ध होता है, यानी अगर द्रव्यमान नहीं तो आवेश भी नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन गया, आवेश ले गया, तो साथ साथ वो द्रव्यमान भी ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मासी पार्टिकल है, द्रव्यात्मक कण है, और द्रव्यात्मक कण है तो उसका द्रव्यमान भी होगा। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना द्रव्यमान होता है। तो अगर मान लो कि इतना इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो द्रव्यमान का ट्रांसफर कितना हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं द्रव्यमान का स्थानांतरण। तो द्रव्यमान का स्थानांतरण कितना हो जाएगा, तो द्रव्यमान का स्थानांतरण के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3/1.6 इंटू 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारा कितना द्रव्यमान ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से हमारा द्रव्यमान कितना ट्रांसफर होगा, या द्रव्यमान पॉलीथीन के द्रव्यमान में कितनी की वृद्धि होगी, उसको हम लोग इसको कैलकुलेट करके गुना भाग करके इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये गुना भाग कैलकुलेशन भी हम आपके जी में छोड़ते हैं, आप इसको कैलकुलेट करें, गुना भाग करें, ताकि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़े, गुना भाग करने की आपकी योग्यता बढ़े। और जब तक आप ये योग्यता नहीं बढ़ाइएगा तब तक जो है आप जो है ये योग्यता जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी, आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा वो वीक रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गुना भाग करने से डरे नहीं। जो भी कैलकुलेशन आ रहा है, जोड़ना घटाना गुना भाग करना, इन सारे चीज़ों को आप करते रहिए ताकि एबिलिटी बढ़ते रहे। और जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर विशेष फोकस कीजिए, फॉर्मूला को बढ़िया से उसको याद कीजिए, फॉर्मूला को कैसे यूज किया जा रहा है उसको समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे यूज करेंगे। क्योंकि अभी तो ये हमारा एक फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे,
तो कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तब आप समझ पाइएगा जब आप क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा, तब वहां पर आप उसका एप्लीकेशन समझ पाइएगा कि कैसे हम फॉर्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कौन से फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे और किससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन था कुल। ठीक है ना, तो आज का हमारा ये मतलब क्लास जो है यहीं पर हम इसको वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवेश को, कैसे किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं, आवेशित करने के क्या क्या विधियां हैं उसको हम लोग जानेंगे कि आवेशन की क्या क्या विधियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हमारा कूलम्ब्स लॉ हमारा स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।